हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी को समझेंगे जो ना सिर्फ एआई से फायदा उठा रहा है, वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर की ग्रोथ की टेलविंड का भी फायदा उठा रहा है। तो ये थ्री फैक्टर्स का पावर कॉम्बो कैसे इसके लिए काम कर रहा है हम लोग समझेंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के बारे में, इसके बिजनेस को समझेंगे, ये क्या करता है, ये क्यों बहुत ही टेलविंड का फायदा उठा रहा है और कैसे उठा रहा है, और वो कैसे प्ले आउट हो रहा है या फिर होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिसिस में डाइव इन करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी 1999 में फॉर्म हुई थी और दिस इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटिंग ओईएम, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो ये क्या करती है कि अगर किसी मान लीजिए रिसर्च इंस्टीट्यूट को या फिर इसके जो मार्की क्लाइंट्स हैं जैसे इसरो, सीडीएसी और आईआईटीज, इनको अगर कोई हैवी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो ये उनकी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स पहले समझेगा कि आपको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या फिर किस तरह का सिस्टम चाहिए, आपको किस काम के लिए चाहिए। उस काम के लिए ये एक स्पेसिफिक डिज़ाइन करेगा कि इस तरह का हार्डवेयर होना चाहिए। और इसके पास जो इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं बाकी टेक्नोलॉजी पार्टनर से, इसके पास इंटेल, एएमडी, सैमसंग, सीगेट, और अभी जो सबसे रीसेंट एनवीडिया के साथ एक पार्टनरशिप है एआई चिप्स के लिए। तो ये इनसे सामान लेके इनके खुद के डिज़ाइन से इनकी खुद की फैक्ट्री में पीसीबी डिज़ाइन होता है, वहाँ पे कंपोनेंट्स लगते हैं और ये वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है इस तरीके का, और इनके कुछ बहुत ही लैंडमार्क डिप्लॉयमेंट्स हैं। इसके ऐसे सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं जो दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं। तो अभी सबसे रिसेंटली इसका एरावत करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कंप्यूटर इसने पुणे में लगाया था। और फिर एक परम अंबर करके इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी इसका बनाया हुआ है। तो इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा काम करता है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में। और 35% इसका रेवेन्यू इधर से आता है। फिर जो दूसरा मेजर काम ये करता है, दैट इज प्राइवेट क्लाउड एंड एचसीआई, जिसको हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब होता क्या है कि कंपनीज को अपने प्रेमाइस पे ही अगर आपको आपका क्लाउड जैसा हार्डवेयर बनाना है जो क्लाउड जैसा काम करे, वो आपको नेटवेब टेक्नोलॉजीज बना के देती है। इसको बोलते हैं क्लाउड इन अ बॉक्स, जो एक कस्टम मेड सोल्यूशन है इनका। इनसे ये क्या करते हैं कि कंपनी का रिक्वायरमेंट समझते हैं कि आपको किस तरह का काम करना है, और ये बोल देते हैं भाई ये लो, ये तुमको बना के दे दिया, तुम इस हार्डवेयर को क्लाउड की तरह अपने अपने प्रेमाइस पर रख के यूज़ कर सकते हो। तो ये मेक इन इंडिया स्कीम का फ़ायदा उठाती है ये कंपनी, और काफ़ी पीएलआई स्कीम्स का भी फ़ायदा उठा रही है। और इसकी अगर एक्सपीरियंस की बात करें इस जगह पे, तो 50 प्लस प्राइवेट क्लाउड इंस्टॉलेशन इसने कर दिए हैं। और जो इसके कंपटीशन है दोज आर फॉरेन हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के ओईएम्स। तो ये जो काम करता है टॉप क्लास काम करता है, बड़ा काम करता है। और जो इसका सबसे अपकमिंग वर्टिकल है उस पे आते हैं, जो एआई सिस्टम्स और एंटरप्राइज वर्कस्टेशन है। तो अभी एआई की जो ग्रोथ हो रही है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई रिलेटेड चीज़ों का इंडिया का जो सीएजीआर है, दैट इज़ 31% फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 2029 तक। तो इसका फ़ायदा हर जगह इसको मिलेगा, क्योंकि उसके लिए ये इंटीग्रेटेड एआई वर्कलोड के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाता है। और इसके पास एक डिफरेंशिएटर भी है, जिसको ये इसका खुद का बिल्ड किया हुआ एक, इसको टाइरोन बोलते हैं ये। और एक स्काइलस डॉट एआई है। इससे क्या होता है कि ये लोग एआई का जो रिसोर्स लगता है, जो एआई के लिए
जो आपने हार्डवेयर बनाया है, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि एआई कैसे चलता है, कि एआई के किस लेयर्स पे क्या चलता है, तो उसको सिंप्लीफाई करता है इनका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एक तरीके का रिसोर्स मैनेजमेंट समझ लो। तो ये काम जो है, जो एंड कंपनी का काम है, वो सिंप्लीफाई कर रहा है। और जैसा हमने पहले भी बात की है कि ये लार्ज कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है। इनफैक्ट इसकी 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके भी और भी वर्टिकल्स हैं। ये डेटा सेंटर का सर्वर भी बनाता है, स्टोरेज सॉल्यूशंस भी बनाता है, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज भी देते हैं, और पीएलआई के अंदर इसने नेटवर्क स्विचेस का भी काम शुरू किया है। बट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में ये कम है अभी, अगर आप देखिएगा तो हम लोग समझेंगे कि इसके टेलविंड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि इसकी एक ही फैक्ट्री है। इसकी एक एक फैक्ट्री है जहाँ पे फरीदाबाद लोकेशन में 2 यूनिट्स हैं, जहाँ पे एक इसने नया यूनिट लगाया है जहाँ पे एसएमटी इक्विप्ड लाइन है इसकी। तो एसएमटी क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएमटी एक ऐसा मेथड है जिससे ये पीसीबी बनाते हैं। आप देखते हो ना कि कंप्यूटर में जो वो ग्रीन तरह का बोर्ड होता है, उसके उसमें सब जगह जगह के लाइंस लगे होते हैं, उसको पीसीबी बोलते हैं। वो डिज़ाइन भी यही करता है और बनाता भी यही है। तो जो इसके पास जो नई लाइन लगी हुई है, उससे ये एनवीडिया और इंटेल की जो चिप्स होते हैं, वो उसको मेक इन इंडिया के अंडर बना सकता है। और करंटली इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 200 प्लस सर्वर मॉडल्स, वर्कस्टेशन और स्टोरेज सिस्टम 15 तरीके के बना सकता है। और हम लोग अगर रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो मोस्टली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। इसका रेवेन्यू देश के अंदर से ही आता है, और इसका जो एक्सपोर्ट है वो अराउंड 7% रहा है, जो मैनेजमेंट ने बोला है कि वो हल्का सा बढ़ भी सकता है। तो हम लोग चलिए आगे समझते हैं कि इस कंपनी के पास कैसा कैसा क्या टेलविंड हो रहा है, और उसका एक एनालिसिस देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि कंपनी के पास प्रमोटर्स कैसे हैं, टेलविंड्स क्या है, उसके पास ग्रोथ कहाँ से आएगी, और फिर क्या स्पेशल है उसके पास और क्या रिस्क्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स, ये जैसे हमने पहले बोला था 1999 में फॉर्म हुई थी ये कंपनी, और ये फैमिली रन कंपनी है। लोढ़ा फैमिली है जो इन्हें चलाती है। जो इनके सीएमडी हैं उनका नाम संजय लोढ़ा है, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं। और इनके पास काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी साल से इधर इस काम में हैं। तो जो ओवरऑल जो भी फैमिली मेंबर्स हैं बोर्ड पे, उनका काफ़ी इंडस्ट्री और मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रहा है। और अगर इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है हमें। वी डोंट सी एनी यूजुअल रेड फ्लैग्स दैट वी सी। ऑल्दो हम नोट करेंगे कि इनके प्रमोटर्स के पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे इनका जो एक्सपीरियंस या और एजुकेशन है वो कॉमर्स साइड का है, बिजनेस साइड का है। जो इनके पास ऑल्दो जो टेक्निकल टीम है और जो इनका काम है वो बहुत ही बढ़िया है। जो इनके पास पैटेंट्स हैं और जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे आर एबल टू पुट अप एन एक्सेलेंट शो। सो दैट इज अ गुड गुड पॉइंट फॉर अस। अब हम लोग आगे देखेंगे। जो हम लोग सेक्टोरल टेलविंड्स की बात कर रहे थे, जो हम लोग बोले थे कि जो क्या चीज़, क्या रॉकेट है जो ये कंपनी को चला रहा है। तो जो एआई स्पेंडिंग है देश में वो बहुत बढ़ रही है। ठीक है, हर हर तरीके का काम एआई से अब करने की कोशिश कर रहे हैं, एलएलएम्स बन रहे हैं। तो वो ग्रोथ काफ़ी भारी मात्रा में आएगी। जो एस्टिमेट्स हैं उसके कि 31.5% का सीएजीआर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ आनी है इसमें। इसका फ़ायदा इस कंपनी को होगा, क्योंकि ये उसका जो भी बड़ी जगह पे अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप ओईएम्स जो सप्लाई करेगा। फिर हम लोग बात करें प्राइवेट क्लाउड और एचसीआई के बारे में, तो आजकल सॉवरिंग क्लाउड की भी बात हो रही है
कि इस तरीके के जो ऑफरिंग्स हैं इसमें काफ़ी ग्रोथ है, तो इसमें ऑलमोस्ट 19.3% का CAGR एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये भी एक मार्केट है जो बहुत बढ़ रहा है और ये भी इसका 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दूसरी टेलविंड भी इसके पास है। और जो रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मार्केट है वो भी 25% बढ़ेगी। तो अब ये पूरा का पूरा आपको डेटा सेंटर का सारा सामान ही बना के दे रहा है। तो जो कंपनीज, छोटी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की सर्विस का काम करते हैं, क्लाउड के ऊपर और काम करते हैं, तो वो भी इसके क्लाइंट्स बन सकते हैं। और उसके ऊपर से अगर हम देखें कि गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है, इंडिया AI मिशन है, जिसके जिसके अंडर काफ़ी गवर्नमेंट का टारगेट है 18,000 GPUs का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काम करने का। तो ऑल्दो मैनेजमेंट के हिसाब से जो अभी उनकी करंट पाइपलाइन है उसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं है, बट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि इससे काफ़ी ग्रोथ मिलेगी उनको। तो इन जनरल जो AI/ML वर्कलोड्स और जो GPUs की डिमांड है वो बढ़ी हुई है, और साथ ही साथ जो डेटा सेंटर की भी रिक्वायरमेंट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है। दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल बाई FY30। तो ये सब चीज़ को हम देखेंगे तो इसका ग्रोथ हमें यहाँ से आता हुआ दिखेगा। तो जो मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस है दैट इज 35 to 40% का CAGR फॉर द नेक्स्ट कपल ईयर्स। और अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो बाकी इसके कंपेटिटर्स या इस तरह का काम जो करते हैं उनसे बेटर है, क्योंकि ये एंड टू एंड सब काम करते हैं, स्क्रैच से आपको सॉफ्टवेयर बिठा के लगा के देता है, तो इसका मार्जिन थोड़ा बेटर रहता है। तो ये इसके पास फ़ायदा है। और इसके पास जो अभी पाइपलाइन है, जो इसके पास पाइपलाइन है वो 4,000, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की है। 3,900 का फिगर था वो। तो इसकी जो कन्वर्जन रेशियो है दैट इज 60%, मतलब अपने पाइपलाइन का ऑलमोस्ट 60% ये कवर कर लेते हैं, और ये 6 से 18 महीने के बीच में ये आ जाएगा इनके पास अमाउंट। तो आप टैंजिबली देख सकते हैं कि इनके पास इतने ऑर्डर्स हैं, और ये इनका अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे इनके पास सामने बैठा हुआ है। तो आपको ये अर्निंग्स इसकी 60% दिख रही है। और इनका ऑलरेडी फोकस है हाई मार्जिन और हाई ग्रोथ वर्टिकल पे। ये HPC और AI पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इनका जो एस्टीमेट है, जो AI सिस्टम का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और ओवरऑल जो 15% ऑफ द रेवेन्यू था, दे एस्टिमेट कि ये 20% ऑफ द रेवेन्यू हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले भी अभी डिस्कस किया, प्राइवेट क्लाउड और HCI की भी डिमांड इसमें किक इन होएगी। तो इसके साथ अगर हम लोग देखें कि अब ये इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, तो अब जैसा कि हमने बात किया कि AI मिशन का जो अभी तक पाइपलाइन में उसकी वैल्यू ऐड नहीं हुई, सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क कि वो कैसा एग्जीक्यूट होगा, वी डोंट नो। तो दैट इज अ रिस्क। दूसरा जो इसके पास सबसे बड़ा रिस्क है कि कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेवेन्यू, और टॉप 10 जो है वो 65% ऑफ द रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए ये 10 कस्टमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसको रिपीट कस्टमर्स उसी से मिलते हैं, इसका बिजनेस मेनली उसी से आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि वो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं गया तो आपका रेवेन्यू बहुत अफेक्ट होगा। इसके साथ जो है सप्लाई चेन का, बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड अदर फैक्टर्स की टैरिफ लग गया, या फिर आप अपना जो सामान है कितने आसानी से प्रोक्योर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो वो आज की डेट में एक रिस्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फील्ड में क्योंकि इतने टेलविंड्स हैं, इस फील्ड में बहुत कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, क्योंकि हर तरीके की कंपनी ये काम करना चाह रही है। तो इसमें कभी भी अगर कोई बड़ा प्लेयर चाहे तो इसमें आके आपको परेशानी कर सकता है। और बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है,
यहाँ पे इनका एक रिस्क है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो गई, उसके रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए, इनको कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना पड़ता है कि भाई अभी नेक्स्ट क्या अपडेट करें कि ये अच्छे से चलता रहे। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है। और इनके लिए स्पेशल क्या है, इनका मोट क्या है, या फिर अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसके पास अच्छी पार्टनरशिप्स हैं भाई। इसके पास पहले से एनवीडिया की पार्टनरशिप है, ये उसके साथ अभी जो आने वाली उसकी ब्लैकवेल सीरीज की चिप है वो ये प्रोक्योर कर पाएगा, और उस हिसाब से इसकी सिस्टम डिज़ाइन हो पाएगी। और जो इसके मार्जिन्स है हमने अभी डिस्कस किया था कि वो बाकियों से अच्छे हैं। और अ, जो अगर इसकी लेगेसी की बात करके 20 साल से ये काम कर रहा है, तो इसकी एक्सपर्टाइज बहुत है इस तरीके की। इसने जो 500 प्लस एचपीसी इंस्टॉलेशन कर चुका है ये पिछले 20 साल में, तो इस तरह का काम कर पाना आसान नहीं है। तो ये इसके लिए एक डेफिनेट मोट है इस तरीके का एक्सपीरियंस। और इसके पास जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशंस हैं, जैसे टाइरोन और स्काइलस, इसको ये लेवरेज करके और भी अपना प्रोडक्ट को आसान बना रहा है कि भाई अडॉप्ट करने के लिए, कि बड़ी कंपनी आपको आके उस पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगे जा आसानी से लगेगा। ठीक है। और इसका फोकस हमेशा लार्ज एंटरप्राइजेस पे रहता है, और गवर्नमेंट कस्टमर से इसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इसका अगर आप मैनेजमेंट डिस्कशन सुनोगे तो ये लोग जो आरएफपी डिज़ाइन होता है उसके पहले से ही अपने क्लाइंट्स के साथ बात करते, रिक्वायरमेंट समझते हैं, और उस तरीके का आरएफपी वो डलवाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द, मतलब अच्छा मोट है कंपनी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग फाइनेंशियल्स में एक क्विक लुक डालते हैं। हम लोग देखेंगे हम लोगों ने जो समझा था इसके बारे में वो हमें कहाँ दिख रहा है ये। तो आपने देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे कि रेवेन्यू इसका अच्छी तरह से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम टीटीएम रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये आपको दिखेगा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो लास्ट जो क्वार्टर है मार्च 25 का, उसमें जिस तरीके की ग्रोथ लग रही थी उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम दिख रहा है हमें। जो इसके मार्जिन्स हैं, जो एबिटा मार्जिन है वो 14% के आसपास हवर कर रहा है। जो इसके पैट मार्जिन है 10% के आसपास बना हुआ है। तो अगर हम लोग इसको एफिशिएंसी के टर्म्स में देखते हैं तो इसका रिसीवेबल डेज 95 दिख रहा है, जो दिस कैन बी बेटर। जो इसका मैनेजमेंट कॉल भी तो हुआ था, लास्ट अर्निंग्स कॉल है उसमें इनको कैश फ्लो की, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम देखी थी, क्योंकि मैनेजमेंट ये बोला था कि इनकी जो ग्रोथ है उसके कारण इनके जो रिसीवेबल्स है वो बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, उस कारण से इनके जो कैश फ्लो है उस पर यहाँ पे इफेक्ट आया था। एंड दे एक्सपेक्ट दिस टू रिड्यूस। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर उन्होंने बोला है कि ये जो ओवरऑल 95 का है वो पिछले क्वार्टर 70 के आसपास हवर किया था, और ये इसको 70 तक ले आएंगे ये लोग। और अगर हम लोग बात करें टर्नओवर की, तो भाई नेट एसेट टर्नओवर इज़ 24 विच इज़ फैंटास्टिक। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो आरओसी इज़ गुड, एंड इसके पास डेट बिल्कुल भी नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज बहुत ही बढ़िया है। तो अगर वैल्यूएशन की तरफ अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो अब एक क्विकली हमें पता चलेगा कि भाई ये 92 का बहुत ही खतरनाक पीई दिख रहा है हमें। और जो इसका पीईजी भी है वो 1.8 दिख रहा है, या 1 से ज़्यादा है। सो ये बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। दैट मीन्स कि इसकी जो अर्निंग्स है इट नीड्स टू कैच अप। पीईजी अगर 1 से कम है तो अच्छा होता है, जिसका मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है वो उसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी। तो हमें ये देखना है कि इसका इसका जो आगे अर्निंग्स ग्रोथ आती है, जो ये बात कर रहे हैं, जो इनका प्रोजेक्शन है 35 to 40%, वो कैसा प्ले आउट होगा। तो अगर इफ़ दे हैव टू कम विद इन दैट रेंज, की उस रेंज से ग्रो करे, तो हमें आगे की ग्रोथ देखनी होगी। तो आगे चलिए देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पे, और इसके चार्ट पे एक नज़र डालेंगे हम लोग। तो अगर शेयर होल्डिंग के टर्म्स में हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पे हमें जो दिखेगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी है, यहाँ पे 71% की प्रमोटर होल्डिंग है जो इसी लेवल्स के आसपास रही है। इससे एफ आई आईज स्लाइटली एग्जिट किए हैं और पब्लिक के पास पैसा थोड़ा, इसका होल्डिंग पब्लिक के पास आई है। और अगर DIIs की बात करें तो DIIs होल्डिंग लास्ट क्वार्टर्स में स्लाइटली बढ़ी है। तो यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप है, ये एक बड़ा नाम है जिसने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज की है, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। और अगर हम लोग चार्ट के टर्म्स में देखेंगे तो इसका एक सपोर्ट हमें दिखेगा 1300 लेवल्स पे, और जो अगला रेजिस्टेंस है इसके पास है वो 2100 लेवल्स पे है। और जो स्टॉक है करेंटली अभी ये पिटा हुआ है 200 मूविंग डे एवरेज डे, सॉरी 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ये देखते रहना है कि इस कंपनी का जो अगला अर्निंग है, हमें ये फिगर आउट करना है कि भाई इसके पास टेलविंड्स बहुत हैं। ठीक है, 3 तरह की टेलविंड्स है। अब ये प्ले आउट कैसे होके इसके अर्निंग्स में दिखनी चाहिए, इसके अर्निंग्स में ग्रो करके दिखनी चाहिए। इसका जो रिसीवेबल्स थे, उसके जो इन्वेंट्री लेवल्स थे, वो हमें कम होते हुए दिखने चाहिए, और इसकी जो एफिशिएंसी है उस हिसाब से बढ़ेगी। तो वो जब किकिंग करना शुरू होगा तब हमें ये ग्रोथ स्टोरी प्ले आउट होते हुए दिखेगी। तो ऑल इन ऑन पेपर इस कंपनी के पास सब तरीके की कैपेबिलिटी है। इसके पास बहुत ग्रो करने का हर तरह का टेलविंड है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो इसके पास मोट है। तो आपको ये कंपनी हमेशा एक जहन में रखनी चाहिए कि इस तरीके का काम करती है, और इसको टेलविंड कैसे मिलेगी। तो ये हम लोग देखते रहेंगे, इसको फॉलो करते रहेंगे, और इस तरह की और भी कंपनीज हम लोग आगे देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।